पर पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार पुनः उपस्थित हैं हम नए प्रश्नों के साथ। और ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो आपके भविष्य की दिशाओं को सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, प्रारंभ में मैंने कहा था आपसे कि मैं आपके जीके की राहों को इतनी आसान कर दूंगा, इतना ज़्यादा आसान कर दूंगा कि फिर आप यह नहीं कह पाओगे कि सर जीके हमारे लिए कठिनाई का सबब है, दुरूह है। नहीं, क्योंकि प्रारंभ से ही मेरा यह प्रयास है कि हम इस तरह के प्रश्नों के साथ उपस्थित हों। मैंने डिटेल्स सॉल्यूशंस आपको सारे फेज के प्रोवाइड किए और बड़े ही आसान ढंग से प्रोवाइड किए। मैं सिर्फ पढ़ने में विश्वास नहीं रखता दोस्तों, मेरा ये मानना है कि चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे तो वह आपके लिए बहुत दिनों तक आप उसको अपने को आत्मसात कर पाओगे। आज जिस इकाई के साथ हम उपस्थित हैं वह इकाई आयोग के लिए उपेक्षित इकाइयों में से रही है। आयोग अभी तक जितनी भी परीक्षाएं संपन्न कराया है, मैंने बताया था आपसे कि मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा जीके से संबंधित, और मैंने यह भी बताया था कि इसके बाद फिर आपके लिए जीके एक लॉलीपॉप की तरह होगा, क्योंकि वे फैक्ट हम देंगे, वे चीज़ें हम आपको देंगे जिसके बाद, और अभी तक यह मेरा प्रयास भी रहा है, मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं वे ज़रूर उसकी सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन जो YouTube पे जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा प्रारंभ से लेकर आज तक मैंने लगातार कंसिस्टेंटली आपको चीज़ें दी हैं। अब आज जिस इकाई को लेकर मैं उपस्थित हूँ वह आपकी चौथी इकाई है जीके की। यद्यपि यह आयोग का पसंदीदा विषय नहीं रहा है, जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। आयोग ने इस 7 फेज की जो परीक्षाएं अभी तक संपन्न कराई हैं 46 और 47 विज्ञापन के अंतर्गत, उसमें इस इकाई से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन प्रश्न तो पूछे गए हैं, और आयोग की जो मैंडेटरी सिलेबस है उसमें यह मेंशन है कि 4 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच सेक्शन, ईच यूनिट, so you have need to know and prepare yourself all the units of syllabus mentioned by UP Higher Education. Dear friends, you all are very intelligent and deserving candidates. So इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपको सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बताने की ज़रूरत है। आप छोटे लेवल की परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप प्रेस्टिजियस जॉब की तैयारी कर रहे हो। सारे लोग डिजर्विंग हैं और सारे लोग एक वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं। तो आप किसके साथ हैं ये भी मायने रखता है। मैंने नेट किया, डॉक्टरेट करी, और सारे अनुभव हमारे पास हैं। देश की लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय के साक्षात्कार में, इंटरव्यू में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर की हर एक साक्षात्कार में मेरी उपस्थिति रही है। तो मैं उन सारी चीज़ों को जो मेरे अंदर हैं वह आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इसकी शुरुआत करते हैं जो जैव विविधता, जो मानव पर्यावरण इकाई है, पहले प्रश्न से ही कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। दोस्तों, मैंने बताया है यद्यपि अपेक्षित विषय रहा है आयोग के लिए, लेकिन प्रश्न तो आते हैं, और 4 प्रश्न आने की बात करी गई है, तो निश्चित प्रश्न आएंगे। और आपके पास स्पेस नहीं है कि आप प्रश्नों को छोड़ सकें या लापरवाही बरत सकें, क्योंकि एक एक प्रश्न जो है आपकी सफलता के लिए ज़रूरी हैं। एक प्रश्न की गलती आपको सफलता से कोसों दूर कर सकती है। और ये वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आ रही है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने कहा था न तो भूत में ऐसा हुआ था, न भविष्य में ऐसी होने की संभावना है। और एक बात और बता दें कि विज्ञापन की संख्या को लेकर के भ्रांतियों में न पड़ें, क्योंकि पोस्ट खाली है। यह आपको भी पता है, हमको भी पता है। कितने दिनों तक ये रोक पाएंगे? कितने दिनों तक कभी 800 की बात करेंगे, कभी चरणबद्ध ढंग की बात करेंगे, कभी 3900 की बात करेंगे। इनको वैकेंसी लानी ही लानी है, आपको पद देना ही देना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है। बस तय सिर्फ यह करना है कि आपको सकारात्मक रहना है। बहुत सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, यानी कि परमानेंट स्टेबल जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वह कौन सा है। दोस्तों, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन पढ़ने की परंपरा मेरी नहीं रही है, तो सीधे सीधे
आंसर की तरफ आते हैं और बातों को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। सागरीय या महासागरीय? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय या महासागरीय है दोस्तों। किसी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के जैविक एवं अजैविक घटकों पर निर्भर करती है। अजैविक घटक जैसे तापमान, प्रकाश आदि। तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न जो है वह भी पर्यावरण का एक बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है। हरित गृह प्रभाव क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी ऐसी बातें हैं जिससे आप निश्चित तौर पर अवगत होंगे। मैं यह बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आप नेट और पीएचडी हैं, तभी आप स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यू आर स्पेशल, सो यू आर अप्लाइंग फॉर ए स्पेशल पोस्ट एंड वेरी प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करी जा रही है और इसका सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है, वैश्विक ताप से है। क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग में कुछ विशेष गैसें हैं जो पृथ्वी पर जिनकी मात्रा अगर बढ़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वह तापमान को बढ़ाएगा। इसके संबंधित डिटेल बातें कि कैसे तापमान बढ़ेगा, कैसे उसका पीपीएम बढ़ेगा, कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वो सारी बातें जब आप हमारे से जुड़ेंगे या जो जुड़े हुए हैं वे प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप जुड़ेंगे तो वो सारी डिटेल्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसको मैंने बताया है कि जो लोग, कुछ लोगों को जूम पे बता रहा हूँ, कुछ लोगों को मैंने ग्रुप के थ्रू, कुछ लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं प्रोवाइड करने की बात कर रहा हूं। जो नई शुरुआत, नई पहल और होने जा रही है वह 10 अगस्त से होने जा रही है। नंबर आपका डिस्प्ले हो चुका है, आप अगर इच्छुक हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं और बड़ी ही मिनिमम कॉस्ट पे, क्योंकि जो लागत आ रही है दोस्तों आप समझ सकते हैं, लॉकडाउन है, थोड़ी समस्या है, तो उसके लिए बड़ी ही मिनिमम कॉस्ट रखा है। मैंने उस चीज़ को भोगा है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस अमाउंट को नहीं रखा हूँ। आप हमसे व्हाट्सएप करके सारी स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है और यहाँ पर बिना देरी की हम अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर आज बहुत देर कर रहे हैं। तो बिना देरी किए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों यह हम आपको बता दें कि इसकी स्थापना आज़ादी से पूर्व ही 1936 में हो गई थी और हैली नेशनल पार्क के रूप में यह जाना जाता था। वर्तमान में यह जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? डे पूछने की परंपरा रही है आयोग में, तो इस 4 डे को मैंने सम्मिलित किया है, जिसमें से चारों जो है करीब करीब पर्यावरण से रिलेटेड हैं, मानव स्वास्थ्य से संबंधित हैं। जिसमें पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल सही है, ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। तो गलत क्या है? तो गलत है तंबाकू निषेध दिवस जो 5 मई दिया हुआ है, जबकि यह 13 मई को है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है ग्लोबल लैंड आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? दोस्तों हम आपको बता दें ग्लोबल लैंड आउटलुक इज फॉर व्हाट? ग्लोबल लैंड आउटलुक इज फॉर particularly check of land degradation and desertification और लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, न्यून करने के लिए इसका आरंभ किया गया था। यह 2011 से दोस्तों प्रारंभ हुआ था और इस किसके साथ होता है? तो यह UNCCD जो यूनाइटेड नेशन कन्वर्जेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसके द्वारा होता है, यानी सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क जैसा कि आप बहुत सारे उत्पाद खरीदते हैं तो आपने देखा होगा उसमें इको मार्क दिया जाता है, जिससे कि यह पता चल सके कि जो यह उत्पाद है, यह जो प्रोडक्ट है वह पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। मैत्रीपूर्ण प्रमाण को देने के लिए इको मार्क प्रमाण पत्र भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। यह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से अपनाया गया है। चीज़ें आसान होती जा रही हैं, चीज़ें आपको समझ में भी आती होंगी, मुझे पता है, क्योंकि अब आप छोटे स्तर के खिलाड़ी नहीं रह गए हैं, आप बड़े स्तर
बड़े स्तर की परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी को शिक्षित करने के लिए आगे जा रहे हैं, आपसे समाज आशान्वित है और आपसे समाज इसलिए भी आशान्वित है क्योंकि आप उसके लिए डिजर्व करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। दोस्तों बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, इसको आपको जानना चाहिए। संक्रमण क्षेत्र की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जो स्टेबल जैव समूह है, बायो जो ग्रुप है, वह क्या कहलाता है, तो हम आपको बता दें यह इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वह इकोटोन कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरणीय दृष्टि से यह देखिए आगे, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। हम आपको बता दें सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नम भूमि से यानी वेटलैंड से। दोस्तों यह रामसर जो है यह ईरान में स्थित एक नगर है। बात हमने करी, रामसर ईरान में स्थित एक नगर है और यहाँ पर 1971 में इसी जगह पर 2 फरवरी 1971 को बैठक हुई थी और उसी के बाद से वेटलैंड्स पर निम्न जो नम भूमि है उस पर फोकस किया गया था। तो दोस्तों इससे संबंधित और भी बातें मैं करूंगा आगे, लेकिन यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं कि रामसर जो है वह किससे संबंधित है। तो रामसर जो है वह आपका निम्न जो नम भूमि है, वेटलैंड्स है, उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हरित गृह प्रभाव से क्या परिवर्तन होता है, तो हरित गृह से संबंधित बातें हम कर चुके हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तरफ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दशक को जैव विविधता दशक यानी कि बायोडाइवर्सिटी डिकेड्स अनाउंस्ड किया गया था। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन बी है आपका 2011 से लेकर के 2020 इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी डिकेड यानी कि जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न आयोग में आते रहे हैं, लिहाजा हमने इसको सम्मिलित किया है। हमारा सदैव से प्रयास रहा है कि उन्हीं पैटर्न को अपनाया जाए जो आपके लिए जरूरी हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो यूनेस्को की सूची में विश्व विरासत में शामिल है, किस राज्य में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में सम्मिलित किया गया है। 11 का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस का निस्तारण होता है वह है, तो जो जुगाली करने वाले बहुत सारे गाय भैंस या और भी जो पशु हैं जो खाने को बाद में डाइजेस्ट करते हैं, ये सारी प्रक्रिया आप जानते होंगे। तो यह किससे कौन सी गैस रिलीज होती है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि यह जो मीथेन गैस इससे रिलीज होती है। जो जुगाली करने वाले पशु हैं वह मीथेन गैस को एयर पोल्यूशन के थ्रू रिलीज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले मैंने रामसर की बात की थी, वहाँ पर एक डेट उल्लेखित किया था। वहाँ पर मैंने कहा था 2 फरवरी 1971। 1971 की बात मैंने करी थी। उस समय ईरान का रामसर क्षेत्र वेटलैंड से रिलेटेड बताया था। वहाँ से यह प्रश्न उठ करके यहाँ पर आ गया कि वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डेट। तो यहाँ पर वहाँ पर 2 फरवरी 1971 फर्स्ट टाइम दैट कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड देयर इन रामसर सिचुएटेड इन ईरान। नाउ द क्वेश्चंस here related to which day wetland celebrated 2 February is the right answer. A is the right answer. Now move to next question. निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। साइबेरियन सारस की बात हो रही है दोस्तों। साइबेरियन सारस जो साइबेरिया में पाए जाते हैं, जो माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके प्रति वर्ष इंडिया में आते हैं, तो यह कहाँ पे, तो यह आप जान लीजिए कि राजस्थान के
भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव यानी कि भगवान भोलेनाथ का नाम है केवलादेव पक्षी अभयारण्य में, वहाँ एक केवलादेव का बड़ा भव्य मंदिर है उस अभयारण्य में, इसी के नाम पर इसे केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। में साइबेरियन सारस सर्दियों में माइग्रेट करते हैं, विंटर में ये माइग्रेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 14 का ये सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जहाँ पर 4 चीज़ दिए हुए हैं, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी यू सी हियर। और इसमें कह रहा है इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, एथेनॉल के लिए की जाती है। इसमें जो 4 दिए हैं उसमें से सिर्फ एक ही खेती एथेनॉल के लिए की जाती है और वह होती है मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है। जबकि जेट्रोफा आप देख रहे हैं, पैंगनिया देख रहे हैं या फिर सूरजमुखी देख रहे हैं, इनकी खेती किसके लिए की जाती है? बायोडीजल के लिए की जाती है। थोड़ा न्यू टर्म है, आप समझिए, जानने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कह रहा है अपने प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मरुस्थल का नाम आते ही सब दोस्तों आप समझ जाते हैं जो पूरी तरह से वीरान हो। अब वीरान का मतलब न जीव हो न पौधे हों, यानी कि पूरी तरह से वह एकदम से मानव निवास के, जीव निवास के, पौधों के निवास के अनुकूल नहीं हो। तो एक नदी जो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गई है, किसके वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं उसमें दामोदर 16 का जो सी है उसको हम जैविक मरुस्थल के तौर पर जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? हॉट स्पॉट, हाँ आप समझ सकते हैं, आजकल हॉट स्पॉट तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर हॉट स्पॉट उसके संदर्भ में कहा जाता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे जीव मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जीवों के निवास मिलते हैं, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से बड़े ही अनुकूल होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न परंपरागत प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं, लिहाजा हमने इसको सम्मिलित किया है। पूछ रहा है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। इस तरह के बहुत सारे अभयारण्य जो हैं वह आते रहे हैं आयोग में। तो या फिर प्रोजेक्ट टाइगर है, हाथी प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, या फिर मगरमच्छ पालन की बात की जा रही है, बहुत सारे बातें जो की जा रही है उसके संदर्भ में हम अपनी जानकारी लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। या जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, 10 अगस्त से हमारी एक नई बैच शुरू हो रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमें मैसेज कीजिए, टर्म एंड कंडीशन हम उस पर बताएंगे आपको। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पर भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको स्पेशल सेवाएँ दी जा रही हैं। तो उस संदर्भ में हम आगे बात करेंगे जब आप हमें मैसेज करेंगे। यहाँ पर पेरियार की बात हो रही है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यह केरल राज्य के इडुक्की में अवस्थित है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 19, यह कह रहा है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जो मेट्रोलॉजिकल जो ये लोग प्रोस्पेक्ट करते हैं कि कैसे कहाँ पर किस तरह के हालात हैं, जो मेट्रोलॉजिकल सिस्टम के लोग, जो साइंटिस्ट, वह किस तरह के अपने जो गुब्बारे ऊपर भेजते हैं वह उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम जो होती है वह हीलियम एक अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसका उपयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए, प्रस्पेक्टेशन के लिए या गुब्बारों को भरने के लिए उपयोग की जाती है। हीलियम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न पर ही श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। आज की 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है हमने। मानवीय जनसंख्या के लिए श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, के लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें हम आपको बता दें कि मानव के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए शुद्ध वातावरण एवं जलवायु पहली प्राथमिकता है, अतः शुद्ध वातावरण के लिए वनारोपण आवश्यक है। दोस्तों इसी के साथ यह 20 प्रश्नों की मानव एवं पर्यावरण की इकाई 4 की यह श्रृंखला समाप्त होती है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कई बार मैं मैसेज दे चुका हूं, लिहाजा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमसे जुड़िए, मैसेज करिए, अदरवाइज हम आपका और भी रूप में आपका जो स्वागत कर रहे हैं करते रहेंगे। धन्यवाद।